हेलो बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों को दीक्षा ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 का, फिजिक्स के चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क। जैसा कि आप यहाँ पे थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि लिखा हुआ है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक केस जो है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस डाइपोल पे टॉर्क लगता है। तो कितना लगेगा, यही डेरिवेशंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आराम से देखिए। जैसे मान लो कि इस प्रकार से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखेंगे। तो डाइपोल क्या होता है बाबू? थोड़ा याद कीजिए आप लोग, पिछले क्लासेस में मैं बताया हुआ हूं। अगर इसका डाउट हो तो आप इसका पिछला वीडियो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को, स्मॉल डिस्टेंस पे रखा जाता है तो वो चार्ज क्या बनाते हैं? तो वो चार्ज बना लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात आई समझ में? मतलब when two equal and opposite charges are placed at a small distance they form an electric dipole। तो देखिए क्या है कि इस प्रकार से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस प्रकार का क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें किसी डाइपोल को रखा गया है। ठीक है। और माना कि ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं बाबू। देखिए, इस प्रकार से एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो डाइपोल एक कब बनेगा? यानी यहां पे मान लीजिए कि आपका क्या आ गया? प्लस क्यू। तो यहां पे क्या आएगा? तो यहां आएगा माइनस क्यू। ये दो चार्ज हुए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल है, और डायरेक्शन क्या होने चाहिए? तो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट 2L है। कितना है? 2L है। ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगता है बच्चों? तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। क्या लगता है? फोर्स। तो अगर मैं फोर्सेस को देखूं तो ये प्लस वाले क्यू पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किधर फोर्स लगेगा? तो प्लस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और ये फोर्स कितना हो गया? तो Q इंटू E। अब इस माइनस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? तो उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा, पीछे लगेगा। और इस पे भी कितना फोर्स लगेगा? तो Q इंटू E। अब मैं इसको लिख भी सकता हूं। देखिए क्या लिखेंगे? तो फोर्स ऑन प्लस क्यू। तो प्लस क्यू वाले पे कितना फोर्स लग रहा है भाई? तो Q इंटू E।
डायरेक्शन देखा जाए तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको प्लस में छोड़ देते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन माइनस क्यू, निगेटिव वाले क्यू पे, माइनस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है उसको देखते हैं। तो इस पे फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इन दोनों फोर्स का क्या अपोजिट है? डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या आ जाएगा? तो QE और माइनस QE यानी कि 0, यानी कि डाइपोल पे नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0। डाइपोल पे नेट फोर्स 0 है। तो ये नेट कौन सा फोर्स 0 है? तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 है। नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या है? 0 है, ठीक है। तो इस तरह का जब फोर्स आता है जहां पे ट्रांसलेशनल फोर्स 0 हो गया तो इनमें क्या आ जाएगा? रोटेशन। इनमें क्या आएगा? रोटेशन, ठीक है। तो इस तरह के फोर्स क्या बनाते हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है और ये कोलिनियर नहीं है। ये क्या है? कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन पे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो एक कपल फॉर्म किए। क्या किए? कपल। इस तरह का फोर्स कहलाता है कपल फोर्स, ठीक है। तो कपल जब भी आएगा तो कपल क्या लेके आता है? तो जब भी कपल फोर्स आता है तो वो टॉर्क लेके आता है। क्या लेके आएगा? टॉर्क लेके आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा मैं इधर इस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इस पे क्या किए? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। नाम भी दे दे रहा हूं, A, B और C। और ए एंगल जो है थीटा है। तो थीटा कौन बना रहा है? तो डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो P हमारा उधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। दैट मीन्स कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। तो देखिए टॉर्क कितना आएगा, सीधी बात करते हैं हम लोग। टॉर्क ये कौन सा 0 है भाई? तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स ये क्या है? 0, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ठीक है, यानी कि दीज फोर्सेस फॉर्म कपल। ये क्या फॉर्म कर दिए? कपल फॉर्म कर दिए। तो कपल के कारण क्या आएगा? टॉर्क आएगा। कपल के कारण क्या आता है? टॉर्क आता है। तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल। तो कपल के कारण क्या होता है? टॉर्क। तो कपल के कारण जो टॉर्क होता है उसको लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, यहां पे स्पेस कम पड़ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या लिखते हैं? टॉर्क ऑन डाइपोल इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ either force into perpendicular distance between forces। तो टॉर्क का क्या हो जाएगा? टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। यानी कि हमारे पास दो फोर्स आए थे, एक प्लस क्यू पे आया था और एक माइनस क्यू पे आया था। तो दोनों पे फोर्स जो है बराबर मैग्नीट्यूड के हैं। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, ठीक है। तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों फोर्सेस के बीच का कौन सा डिस्टेंस? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों,
टॉर्क को हम लोग लिखते हैं टाउ से, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। ओके, तो टाउ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा QE। क्या है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे QE है, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए या फिर इसका मैग्नीट्यूड लीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या है, QE है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये 12 है, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला चीज, हाइपोटेनस हुआ, ये थीटा हुआ, तो परपेंडिकुलर BC हुआ। परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हो गया। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और BC को निकालेंगे तो आएगा बच्चों 2L साइन थीटा। कितना आ जाएगा, 2L साइन थीटा। मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखा रहा हूं। अगर आप ABC ट्रायंगल में जाके और साइन थीटा लगा दे, क्या लगा दें, साइन थीटा लगा दे, तो आपको समझ में आएगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। इस पर्टिकुलर डायग्राम में इस थीटा के लिए P कौन बनेगा, BC, और H क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड 2L। तो क्या आ रहा है, BC बराबर 2L साइन थीटा। ठीक है, ये रफ में है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, समझने के लिए मैं लिख दिया हूं। यानी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना है, 2L साइन थीटा है। ओके, सो Q इंटू E हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस क्या हो गया, 2L साइन थीटा। क्या हो गया, 2L साइन थीटा आया। अब देखिए, तो Q इंटू 2L क्या होता है, याद करो, Q इंटू 2L क्या होता है, तो सर Q इंटू 2L बराबर होता है डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। उसका सिंबल क्या है, उसको डिनोट करते हैं P से। किससे डिनोट करते हैं, P से। तो Q इंटू 2L अपना क्या हो जाएगा, P, E का E रहेगा, और इधर क्या आया, साइन थीटा, मतलब P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, हो गया। वेक्टर फॉर्म में क्या है, यहाँ L पे वेक्टर लगाते हैं तो इधर P पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ गया, PE साइन थीटा। टॉर्क बराबर क्या आ गया, PE साइन थीटा। अब इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं बच्चों। तो वेक्टर फॉर्म की हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ठीक है, तो टाउ को टाउ रहने दीजिए। टाउ बराबर हमारे पास क्या आया है, PE साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए A क्रॉस B के फॉर्मूला पे, अगर आपको ध्यान में हो, वेक्टर में पढ़े होंगे कि A क्रॉस B बराबर क्या आता है, तो AB साइन थीटा n कैप। तो n कैप तो डायरेक्शन के लिए होगा, तो यहां पे देखो A के जगह पे P है, B के जगह पे E है, और साइन थीटा तो पहले से है। तो मैं अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बनेगा P क्रॉस E। क्या बनेगा, P क्रॉस E बनेगा। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। ऐसे भी टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, तो एक काम कीजिए, आराम से देखिए, मैं शुरू से बता दे रहा हूं कि हम लोग का कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो या स्क्रीन पॉज करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके आगे हमारा नेक्स्ट पेज है। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा बात नहीं हुआ है। हमने कैसे कैसे किया इसको, तो क्या किए कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब कि E कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए हैं, एक डाइपोल को रखा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा गया है, इट मींस कि प्लस की और माइनस की दो चार्ज है। वो दोनों चार्जेस पे क्या होगा, तो उन दोनों चार्जेस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स निकाल लिए। फोर्सेस क्या आ रहे हैं, तो फोर्सेस के जो है मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट आया, तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स क्या हो गया, 0। ठीक है, तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स 0 हुआ है।
ठीक है। तो इस तरह के फोर्स क्या बना दिए, कपल, एक कपल फॉर्म कर गया। कपल जब आएगा तो कपल के कारण क्या आएगा, रोटेशन आएगा, टॉर्क आ गया। क्या आ गया, टॉर्क आ गया। तो कपल के केस में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, माने किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों फोर्सेस के बीच क्या हमको चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। बस यही काम यहां पे हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, और फोर्सेस के बीच कौन सा डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड था QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 12। तो Q इंटू 12 क्या हो जाता है, P। तो PE sin थीटा। फिर हम इसको क्या कर दिए, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर में, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये, तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, तो A क्रॉस B बराबर AB sin थीटा। A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB sin थीटा। बस वही काम किए और ये हमारा हो गया। इस पे कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेशल केसेस की अगर बात करें, स्पेशल केसेस, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा, तो एक केस बन सकता है मैक्सिमम टॉर्क का। इसका बनेगा मैक्सिमम टॉर्क का। तो ध्यान से देखो बच्चों कि हमारा टाउ बराबर जो फॉर्मूला आया वो क्या आया है, PE sin थीटा। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो देखिए जब थीटा 90 डिग्री कर देंगे, थीटा कितना कर देंगे, 90 डिग्री करेंगे, तो टाउ बराबर आ जाएगा PE sin 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एंगल है, ठीक है। तो थीटा को हम लोग क्या किए, चेंज किए। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क आया, टॉर्क मैक्सिमम, वो कितना होगा, P इंटू E। यही आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा। लॉजिक क्या लग रहा है यहाँ पे, लॉजिक ये लग रहा है कि PE sin थीटा को मैक्सिमाइज करना है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डाइपोल को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास चेंज होने वाला चीज क्या है, साइन थीटा। और साइन थीटा को मैक्सिमाइज करना है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो लगा दिए इसको, तो ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम टॉर्क। ओके, फिर देखिए एक और केस, मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क, तो मिनिमम टॉर्क की बात करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला तो यही है, PE sin थीटा। तो थीटा करना होगा 0 डिग्री। क्या करेंगे हम लोग, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कर दिए, तो टाउ बराबर PE sin 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। तो मिनिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ओके, अब चीजों को समझो कि जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 डिग्री वाला बात को समझिए, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम टॉर्क होता है। ध्यान दीजिएगा, जब डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो टॉर्क क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। समझ गए बात को। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग का इतना ही। मिलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप डाल्टनगंज के आसपास में रहते हैं, तो डाल्टनगंज में हम लोग का ब्राइटलैंड स्कूल के जस्ट अपोजिट रेडमा में जो है दीक्षा इंस्टीट्यूशन का ऑफलाइन क्लासेस चलता है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। तो आप यहाँ पे अगर ऑफलाइन पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।